तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी चाहत से पहचान लूंगा। बात हो रही है नानी माँ की, तो आज के इंग्लिश क्लास में स्वागत है उन्नयन बिहार पश्चिम चंपारण के डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म से। Well, today's topic is the grandmother, and it's the chapter of poetry section of Panorama Part 1. स्टैंडर्ड 9th बिहार बोर्ड की जो अंग्रेजी की किताब है, उस किताब के काव्य खंड से पोएट्री सेक्शन से पहली कविता जिसका नाम है द ग्रैंड मदर, उस कविता पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के इस क्लास में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, कवि का परिचय देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, कविता का परिचय देखेंगे। और उसके बाद ग्लोसरी एंड नोट्स को देख लेंगे। इसमें जो वर्ड्स एंड कुछ जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों पे फोकस करेंगे। एंड देन कम्स रिसाइटेशन, इस कविता का सस्वर पाठ करना सीखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, मतलब इस कविता का हम लोग वर्णन करेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, कवि का परिचय। Well, Ray Young Bear was born in 1950, is a Native American poet and novelist of Meskwaki tribe of North America. Growing up on the Meskwaki tribal settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother, and he began to translate his poems into that language. His work was first published in 1968. He often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully. In the present poem, The Grandmother, he draws a beautiful picture of his grandmother, all loving and all inspiring. हाँ, तो रे यंग बेयर साहब के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1950 में हुआ था। वे जो है अमेरिका के मूल निवासी हैं, नेटिव, NATIVE, नेटिव मीन्स मूल निवासी। वे अमेरिका के मूल निवासी थे, कवि थे और उपन्यासकार थे, और वे मेस्क्वेकी जनजाति से संबंध रखते थे, ताल्लुकात रखते थे। मतलब मेस्क्वेकी एक जनजाति है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, तो मेस्क्वेकी जाति से संबंधित थे वे। उनका पालन पोषण मेस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट जो आयोवा में, नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ एक गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइबल सेटलमेंट बनाया गया है। उस सेटलमेंट में वो रह के उनका पालन पोषण हुआ है। उनको अंग्रेजी के प्रति जो है प्रोत्साहन उनकी नानी माँ के द्वारा मिला था। आदिवासियों की अपनी भाषा होती है, तो वे मेस्क्वेकी भाषा में ही उनकी भाषा थी, मतलब जनजाति लोगों की एक भाषा होती थी। तो नॉर्थ अमेरिका की मेस्क्वेकी जो ट्राइब है, उनकी अपनी भाषा का भी नाम मेस्क्वेकी है। तो मेस्क्वेकी लैंग्वेज तो वो जानते ही थे। उनकी नानी माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें एनकरेज किया कि वो इंग्लिश सीखें। तो नानी के प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी। And he began to translate his poems into that language. और उन्होंने मेस्क्वेकी भाषा में जो कविताएं लिखी थी उसका अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में करना शुरू कर दिया। उनका पहला जो वर्क था वो 1968 में प्रकाशित हुई थी। उनकी पहली कृति 1968 में आई थी। वे हमेशा अंग्रेजी से मेस्क्वेकी भाषा में स्विच ओवर होते रहते हैं, मतलब इंग्लिश से मेस्क्वेकी, मेस्क्वेकी से इंग्लिश। ये अपने आप को पूरी तरह से समझा पाने के लिए, अपनी बात को पूरी तरह से रख पाने के लिए वे अंग्रेजी और मेस्क्वेकी में परिवर्तित करते रहते हैं अपनी लेखनी को। दिए गए प्रस्तुत कविता का परिचय हम लोग देख लें। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। तो इंट्रोडक्शन ये है कि ये कविता नानी माँ को डेडिकेट किया गया है। बच्चों के लिए नानी बहुत ही प्यारी होती है। बच्चों के लिए क्या हम कहें कि नानी जो है वो हमारी जड़ है। नानी, दादी, ये हमारे जड़ है। इन जड़ों से जो जुड़ के रहता है वो हरे भरे लोग रहते हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे जो हैं उनकी जड़ों को अगर कोई नुकसान पहुँचे तो उनकी शाखाओं, उनकी पत्तियों की हरियाली खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरह से यदि हम अपने जड़, मतलब अपने दादा दादी, नाना नानी से जुड़ के नहीं मिलते हैं तो वो प्रेम नहीं मिलेगा और मानव मूल्यों का जो संवर्धन होनी चाहिए उन मूल्यों का संवर्धन भी नहीं हो पाएगा। तो थ्रू द मीडियम ऑफ दिस पोएम द पोएट इज willing to highlight, the bond. He is willing to strengthen the bond between, our
elderly people like our grandfather, grandmother, maternal grandmother, maternal grandfather, because they are the root cause of humanity, and they also provide with inculcation of values among students. And that's why it is very important to attach ourselves with our elderly people. Today the present scenario is very dangerous, where students are detached from their elderly people. अभी क्या है कि लोग जो हैं अपने पूर्वजों से डिटैच हो गए हैं, बच्चे जो हैं एक जनरेशन गैप बनते जा रहा है, खाइयाँ बनते जा रही है। आज जो है तकनीकी के युग में हम भले ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मानव मूल्यों में ह्रास होते जा रहा है। बच्चे अपने दादी नानी से जुड़ के नहीं हैं, दादा नाना जी से जुड़ के नहीं हैं, लोग अलग रहना पसंद कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में बहुत मजबूरियां भी हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं जिनके जो बाहर रह के काम करते हैं, तो उनके लिए ये मजबूरी है कि वो अपने दादा दादी और नाना नानी से जुड़ के नहीं रहते हैं। तो इस परिदृश्य में इस कविता का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। जब हम बात करें नाना नानी की, उन दिनों को याद करें जब नाना नानी दादा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे अपने पोते पोतियों को, तो उस स्थिति, उस दौर को याद करके कविता लिखी गई है। इस कविता के जो लेखक हैं रे यंग बेयर साहब, वे अपनी नानी माँ को याद करते हैं जो इस दुनिया में शायद नहीं रही। उस नानी माँ को याद करके वो भाव विभोर हो जाते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी नानी माँ की मधुर यादों को संजो करके एक कविता लिखा है। इस कविता की खूबसूरती ये है कि ये कविता जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। मतलब ये सारे के सारे जो उसमें वर्ड्स हैं, लाइनें यूज़ की गई हैं, सब स्मॉल लेटर में हैं। मतलब ये कविता कवि की हम्बलनेस को भी दिखाता है। कवि कितना ज़मीनी जुड़ाव रखते हैं, उनमें ज़मीन से जुड़ाव जो था, सरलता, सहजता, ये जैसे स्मॉल लेटर जो लिखा जाता है तो वो सहजता का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो कवि हैं, he has fully dedicated his pen to his maternal grandmother, अपनी नानी माँ के प्रति उन्होंने अपने पेन को समर्पित करके लिखा है। अब जैसा हमने आइस ब्रेक में जो गीत देखा था, अगर उसी गीत पे इस कविता को पढ़ने का प्रयास करें तो ये बनेगा, If I were to see her, say from a mile away, I'd know so quickly that it would be her. The purple scarf and the plastic shopping bag, if I felt hands on my head, I'd know that those were her hands, warm and damp with the smell of fruits. If I heard a voice coming from a rock, I'd know, and her words would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night. If I were to see her, say from a mile away, I'd know so quickly that it would be her. ये पैरोडी फॉर्म जो है, हम उस गाने पर ही इस कविता को पैरोडी बना सकते हैं। इससे इंटरेस्टिंग होगा और ये कविता याद भी हो जाएगी। बहुत बड़ी कविता है भी नहीं, छोटी सी कविता है, तो इसको याद भी किया जा सकता है और इस तरह से रोचक बनाया जा सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड रीडिंग की। अगर हम इसको नॉर्मली पढ़ें तो कवि क्या लिखते हैं, If I were to see her safe from a mile away, I'd know so quickly that it would be her. The purple scarf and the plastic shopping bag, if I felt hands on my head, I know that those were her hands, warm and damp with the smell of fruits. If I heard a voice coming from a rock, I'd know, and her words would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night. ये कविता है। अब इस कविता का हम लोग एक्सप्लेनेशंस, ग्लोसरी नोट्स देख लें। पहले इसमें कौन कौन सी जो शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें एक शब्द आएगा शेप। शेप मतलब आकृति होता है, छवि होता है, अपीयरेंस। उसके बाद स्कार्फ। स्कार्फ जो है वो क्या होता है, गले में स्कार्फ जो है औरतें बांधती हैं, खासकर अपने आप को गर्म रखने के लिए भी शौक से भी लोग गले में स्कार्फ बांधते हैं अलग अलग रंगों के। तो जाड़े के दिनों में अक्सर
स्कार्फ वगैरह तो बांधते ही हैं बच्चे भी, और जो औरतें हैं वो लोग भी बांधती हैं। तो स्कार्फ अ पीस ऑफ क्लॉथ worn for ornament और warmth round the neck, मतलब गले के चारों ओर एक सजावट के लिए, या यूं कह लीजिए कि गर्मी प्रदान करने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसे स्कार्फ कहते हैं। डैम्प, एक वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब होता है हल्का गीला, स्लाइटली वेट मोस्ट, हल्का गीला, नमी युक्त। स्टरिंग मीन्स क्या होता है? कॉजिंग टू मूव, चलाना, उत्तेजित करना। स्टरिंग जैसे सब्जी वगैरह चलाते हैं छलनी से, या आग वगैरह बूझ रहा है उसको चला रहे होते हैं तो स्टरिंग कर रहे थे, उसको उत्तेजित कर रहे होते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, 4 शब्द हैं। बहुत इन्होंने बहुत ऐसा कुछ कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है इस कविता में। इस कविता की ये सिंप्लिसिटी है, इसकी खूबसूरती है। तो कवि कहते हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप समझ गए। अब इसमें हम लोग रिसाइटेशन भी कर लिए हैं, तो एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस कविता में क्या भाव है? If I were to see her safe from a mile away, I'd know so quickly that it would be her. If, अगर, if I were, काश, if I were, I के साथ वर लगा हुआ है। If I were, if I were, काश मैं, it's unreal condition, imaginary condition, it's a what conditional। तो कह रहा है कि if I were, काश मैं, to see, देखता, काश मैं देख पाता, यदि मैं देख पाता हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, 1 मील की दूरी से ही उनकी आकृति को, उनकी छवि को देखता। आई वुड नो सो क्विकली, मैं बहुत जल्दी समझ जाता, दैट इट वुड बी हर, कि वही होगी। यदि 1 मील की दूरी से भी मुझे देखना होता तो मैं बहुत ही जल्दी समझ जाता कि ये वही है। अभी तक कौन है ये क्लियर नहीं हुआ, ये वही है। यदि ऐसी स्थिति होती कि 1 मील से भी मुझे देखकर उन्हें पहचान लेना होता तो मैं बड़ी तेजी से पहचान लेता कि ये वही है। हम लोग बच्चे थे तो नानी दूर से आती थी, दादी बाजार से, नानी दादी दादाजी आते थे तो हम लोग चिल्लाते दौड़ पड़ते थे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, नानी आ गई, नानी आ गई। बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती थी और एक अजीब किस्म की ऊर्जा का प्रवाह होता था। उसी ऊर्जा का जो है इन्होंने एक रूपांतरण करके कविता का रूप दिया है। और कवि कहते हैं कि इफ़ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, अगर मुझे उनकी छवि 1 मील से ही देखना होता तो मैं बहुत तेजी से समझ जाता कि ये वही है। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, वो पर्पल कलर का स्कार्फ, वो बैगनी रंग का स्कार्फ बांधे हुए गले में, वो हाथ में प्लास्टिक का बैग थैला लिए हुए, वो प्लास्टिक का झोला लिए हुए हाथ में, ये क्या है? इसको बोलते हैं इमेजरी। कविता में इमेजरी का प्रयोग किया गया है। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी जो होता है वो इमेज क्रिएट करता है। इमेज क्रिएट करता है मतलब आकृति बनाता है। मतलब कविता जो है वो कैसा कविता, इट गिव्स अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ विजन। इस कविता से पिक्चोरियल क्वालिटी है। इस कविता को अगर हम लोग आंख बंद करके पढ़ें तो वो प्लास्टिक का बैग, वो स्कार्फ, वो ऐसा दिखेगा, एक आकृति बनती हुई नजर आएगी हमारे मानसिक पटल पे, एक आकृति उभरेगी। तो ये इमेजरी है। इमेजरी का प्रयोग कविताओं में होता है जिससे चित्र उकेरा जाता है। तो ये इमेजरी का प्रयोग किस किस अर्थ में हुआ? जब प्लास्टिक शॉपिंग बैग की बात हो रही है, प्लास्टिक शॉपिंग बैग। और इसके अलावा क्या है? पर्पल स्कार्फ, बैगनी रंग का वो स्कार्फ। तो ये इमेजरी है, प्लास्टिक शॉपिंग बैग, पर्पल स्कार्फ। इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं आंख में, मानसिक जो है पटल पे एक चित्र उकेरता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं 1 मील से, काश मुझे 1 मील से भी देखना होता तो मैं बहुत तेजी से समझ जाता कि ये वही होगी। वो बैगनी रंग का वो स्कार्फ लगाए हुए, वो हाथ में प्लास्टिक का थैला लिए हुए। एक स्टैंजा यहाँ खत्म होता है। अगली स्टैंजा की बात करें, अगली कंडीशन क्या है कि इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, इट्स वेरी सेंसुअस पोएम। बहुत ही
मतलब सेंसुअस कविता है ये, बहुत ही भावात्मक कविता है। देखिए कितने भाव को जो है पिरोया गया है। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, अगर मैं अपने सिर पे हाथ महसूस करता, माना जाए एक स्थिति ऐसी हो जिसमें मैं आंखें बंद कर लूं और मेरे सिर पे कोई हाथ रखे और मुझे पहचानना हो, सिर के हाथ को ही महसूस करके पहचानना हो कि ये किसका हाथ है। जैसे कभी कभी बच्चे क्या होता है, खेलते खेलते आंख जो है बांध लेते हैं दोनों हाथ से और बताना पड़ता है कि किसने आंख जो है बांधा हुआ आपका। तो कहता है कि अगर मेरे सिर पे अगर हाथ पड़ जाए, कवि कहते हैं कि मेरे सिर पे अगर हाथ पड़ जाए, इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई नोट दैट दोज वर हर हैंड्स, अगर मेरे सिर पे हाथ पड़ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वो हाथ उन्हीं के हैं, ये हाथ उन्हीं के हैं। वार्म एंड डैम्प, गर्मजोशी से भरा हुआ, गर्माहट, प्रेम की गर्माहट, एंड डैम्प, और गीला भी है। देखिए दो चीज एक साथ, मतलब वार्म भी डैम्प भी। कोई चीज जो वार्म है वो डैम्प कैसे हो सकती है? मतलब गर्माहट, प्रेम की गर्माहट भी है और नमी भी है। दया, सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य, इसकी नमी भी है। तो कहते हैं कि यदि मैं हाथों को सिर पे महसूस करता, वो हाथ मैं समझ जाता कि उन्हीं के हाथ हैं, वो गर्म हाथ, वो नमी युक्त हाथ, विद द स्मेल ऑफ रूट्स, और जड़ की खुशबू, उन हाथों से जड़ों की खुशबू, जड़ की खुशबू आती हुई। जड़ कौन होते हैं? हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, यही तो हमारे जड़ हैं। हमारी माँ हमारे नाना नानी से, हमारे पिताजी हमारे दादा दादी से। तो इन जड़ों की खुशबू, देखिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सिंबलाइज किया है नानी को, रूट बता करके जो सांकेतिक प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स, यदि मैं अपने सिर पे हाथ मेरी रखी जाए तो मैं पहचान जाऊंगा उन हाथों को कि उन्हीं के हाथ हैं। वो प्रेम की गर्माहट और वह नमी युक्त प्रेम, दया भाव, सहानुभूति, वात्सल्यता की नमी से भरा हुआ वो जड़ की खुशबू वाले हाथ उन्हीं के हैं, नानी के ही हैं। इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, अगर पहाड़ों में, रॉक चट्टानों में, पहाड़ों में यदि मैं एक आवाज सुनूं, क्योंकि वो आदिवासी थे, आदिवासी जंगलों की तरफ रहते हैं, तो उस तरफ जहाँ कवि रहते थे उस सेटिंग में पर्वत, पहाड़, झरने हैं। तो कहते हैं कि उन पहाड़ियों में यदि मैं एक आवाज सुनता, इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, अगर मैं पहाड़ियों में से लौटता हुआ आवाज मैं सुनता, आई नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, मैं जान जाता, मैं उन शब्दों को पहचान जाता और वो शब्द मेरे अंदर would flow inside me, और वो शब्द मेरे अंदर ऐसे बहते, like the light of someone, जैसे कोई रोशनी, stirring ashes from a sleeping fire at night, जैसे कोई रात में बुझती हुई आग को उत्तेजित कर देता है और रोशनी फैल जाती है, कौंध जाती है। ठीक वैसे ही जब मैं पहाड़ों में आवाज सुनता तो वो मेरे मन मस्तिष्क में प्रवाहित होते और जैसे मेरी नानी की यादें जो ठंडी पड़ी हैं उसको उत्तेजित कर देता। वो कैसे उत्तेजित करता? जैसे कोई बुझती हुई आग को उत्तेजित करता है। ये कविता है, यहाँ कवि अपनी नानी माँ को याद करते हैं और जब उन्हें याद आता है कि उनकी आवाज़ कैसे पहाड़ों में गूंजती थी तो वो सारी यादें जो हैं तरोताज़ा हो जाती हैं। ऐसे प्रतीत